हेलो एवरीबॉडी, वेलकम आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैम डिफाना है bcbadabusiness.com एंड फाउंडर जीपीएफ एजुकेशन। और आज का ये जो वीडियो है ना, हाउ टू बिल्ड प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज। आप कुछ भी रन कर रहे हैं, फिर चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कंपनी हो, तो वो किस चीज़ से रन कर रहे हैं, या तो फिर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं या फिर कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। विदाउट प्रोडक्ट या फिर विदाउट सर्विस आपकी जो कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन का कोई पर्पस या मकसद नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी कुछ स्टेप्स, ऐसी कुछ स्ट्रेटजीज जिससे आप अपना आसानी से जो प्रोडक्ट आपका अभी तक अटका हुआ था ना, आप आगे से सेल कर देंगे, वो भी अपने टारगेट ऑडियंस के पास। स्टेग्नेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, स्टेग्नेशन ऑफ सेल्स। क्या आपका जो सेल्स ऑफ प्रोडक्ट का जो काम है, जो एक्टिविटी है, वो अभी एक जगह पर रुकी हुई है? क्या आपका कस्टमर आ नहीं रहा है, कोई न्यू कस्टमर नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है? क्या आपका अगर कोई कस्टमर आ भी रहा है तो वो आपसे डिस्काउंट मांग रहा है, कोई स्कीम लाने को कह रहा है जिससे उसको प्रोडक्ट अच्छा मिले और भी सस्ता भी मिले? तो इन सारे की जो प्रॉब्लम की जड़ है ना, वो आज मैं आप सभी के सामने मैं मिटाने वाला हूँ पूरी तरीके से। और आपको ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजी और स्टेप बताने वाला हूँ जिससे वर्क करके, जिससे इम्प्लीमेंट करके आप अपने बिजनेस और अपनी इस चीज़ की प्रॉब्लम को फेस ना करते हुए सॉल्व भी कर सकते हैं। और आपकी जो सेल्स और मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है ना, वो डबल हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बताऊँ, आइडेंटिफाई योर कस्टमर एंड टारगेट ऑडियंस, कि आप अपने कस्टमर को पहचानो। अब आप बोलेंगे कि ये कैसा मतलब, आइडेंटिफाई और कस्टमर, आप अपने कस्टमर को कैसे पहचान सकते हैं? और उसका बिहेवियर क्या है, वो ख़रीदना क्या पसंद करता है, वो कितने तक का ख़रीदना पसंद कर सकता है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आपने जो प्रोडक्ट बनाया, आपने जो सर्विसेज बनाई है, जो तैयार किया है, वो किसके लिए है, उसको एक्चुअल में कौन यूज़ कर सकता है? हाउस वाइफ यूज़ कर सकती हैं, गर्ल वुमेन यूज़ कर सकती हैं, बॉय यूज़ कर सकता है, एंटरप्रेन्योर यूज़ कर सकते हैं, या फिर जेंट्स या फिर लेडीज़, मतलब किसके लिए है वो किसके लाइफ में इम्पैक्ट कर सकता है? क्या वो सबके लिए है या फिर कुछ टारगेट ऑडियंस के लिए जो अपने लाइफ में से यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसे यूज़ करके अच्छा चीज़ बना ला सकते हैं अपनी लाइफ में? तो इस चीज़ को पहचानो सबसे पहले कि मेरा कस्टमर है कौन, और टारगेट ऑडियंस को पकड़ो। ऐसा भी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट हर कोई खरीदेगा। आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया वो सिमिलरिटी अपने प्रोडक्ट के अलग अलग चीज़ों से होती है, तो उस प्रोडक्ट की सिमिलरिटी को हमें समझना होता है कि हमें किस तरीके से प्रोडक्ट को सेल करना है और हमारे टारगेट ऑडियंस क्या है। क्योंकि जब भी कोई भी व्यापारी या फिर कोई भी लोग होता है अपना बिजनेस रन करता है ना, तो वहाँ पर जो भी प्रोडक्ट होते हैं ना, हमेशा वो टारगेट ऑडियंस को बेचता है। उसको पता होता है कि मेरा ये जो प्रोडक्ट है ना, ये एक्टिविटी के लोग खरीदेंगे, ये पर्सन खरीदेंगे, तभी वो उस चीज़ में उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग वो उस चीज़ में एबिलिटी और कैपेसिटी रखता है ताकि वो लोगों को पसंद आए। थिंक अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विस विच यू आर ऑफरिंग। आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में सोचो जो आप पब्लिक के लिए ऑफ़र कर रहे हो, कि आपने जो सर्विस बनाई है, जो प्रोडक्ट बनाया है, तो वो क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, क्या इस प्रोडक्ट में कोई कमी तो नहीं है? क्योंकि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए ना ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 घंटे 2 घंटे लगेंगे उसके बाद आप पब्लिश कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए समय लगता है, 1 महीना 2 महीने लगता है, उसकी टेस्टिंग की जाती है पूरी तरीके से। जब वो पूरी तरीके से सिक्योर एंड पूरी तरीके से कंप्लीटेड हो जाता है, और टेस्टिंग के बाद तब जाकर उसको पब्लिक में लाया जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको सिर्फ ऑफ़र करना है, उस चीज़ को देखना है कि मेरा जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है वो वाकई में जो हमारे कंपनी के लोग हैं, जो हमारे पार्टनरशिप है, जो हमारे लोग हैं, उनको वाकई में क्या उनकी लाइफ में इम्पैक्ट कर रहा है, कि अगर हम पब्लिक में ले जाएंगे तो वो लोगों को इम्पैक्ट करेगा। तो ये सब चीज़ सोचो और उसके बाद ना पब्लिक में ऑफ़र करो। क्योंकि जब तक आपका प्रोडक्ट आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा, तब तक वो प्रोडक्ट किसी और के लिए भी बेनिफिशियल नहीं बन सकता। तो इसीलिए पहले अपने लिए और अपने टीममेट के लिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो प्रोडक्ट बेनिफिशियल बनाओ, उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसीलिए फोकस इस बात पे किया जाता है कि जो भी आप पब्लिक में ऑफ़र कर रहे हो, क्या वो प्रोडक्ट और सर्विस आपके लिए बेनिफिशियल है या फिर नहीं है। व्हाट शुड बी योर परफेक्ट कस्टमर। आप अपने परफेक्ट कस्टमर के लिए क्या करोगे या फिर क्या करना चाहिए? सबसे पहला, उसकी एज क्या है। अब एज में प्रोडक्ट से क्या सिमिलरिटी बहुत है, क्योंकि हर इस एज के लोगों के लिए हर अलग अलग प्रोडक्ट की सिमिलरिटी बनाई जाती है। उसकी इनकम स्टेटमेंट क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है, उसकी बिहेवियर क्या है, क्या वो स्टूडेंट है, क्या वो एक एंटरप्रेन्योर है, क्या वो हाउसवाइफ है या एक प्रोफेशनल है, वो कितने तक का प्रोडक्ट जो है अफोर्ड कर सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ 5 से 10 हज़ार तक का प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकता है और हमने प्रोडक्ट की जो रेंज रखी है वो 50,000 तक की है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो आप प्रोडक्ट ना तो प्रोफेशनल के लिए हो पाएगा और ना एंटरप्रेन्योर के लिए हो पाएगा। तो इसीलिए उनका स्टेटमेंट्स ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट शुड बी परफेक्ट कस्टमर विच यू आर ऑफरिंग। ओके, तो इस चीज़ को समझो और यहाँ पर ये देखो कि जो भी मैं ऑफ़र कर रहा हूँ, वो जो भी कस्टमर है हमारे,
उनका एजुकेशन लेवल क्या है, उनकी एज लेवल क्या है, उनकी इनकम लेवल क्या है, उनका जो बिहेवियर कैसा है। टिप नंबर 3, अब देखिए यहाँ पर ना एक एक अलग चीज़ है जो वाकई में बड़े बड़े सुपरमार्केट्स और बहुत सारे लोग अपनाते हैं इसको। कई बार ऐसा भी होता है कि सीज़न वाइज सीज़न प्रोडक्ट बिकते हैं, जैसे कि समर का अलग, कोल्ड का अलग, सीज़न बाय सीज़न प्रोडक्ट बिकते हैं। तो इसमें जो सुपरमार्केट्स हैं वो लोग क्या करते हैं कि एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अटैच करके उसको भी निकाल देते हैं। तो ये भी एक बेहतरीन तरीका है। मतलब नहीं समझे आप? मैं समझाता हूँ। आपका जो प्रोडक्ट आपने बनाया है वो आपका सेल नहीं हो पा रहा, उसकी मार्केटिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है, और आपका वो जो प्रोडक्ट है वो एक ही जगह इस्टेब्लिश है। तो उसको अगर आपको निकलवाना है ना, तो आपका जो प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में है, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा ख़रीदा जा रहा है, तो उस जो प्रोडक्ट आपने पहले बनाया है उसका प्राइस थोड़ा सा कम करके उस प्रोडक्ट के रेंज में लाकर उसे अटैच करके दोनों प्रोडक्ट साथ में निकाल दो। तो ये एक बेहतरीन तरीका है और ये बड़े बड़े सुपरमार्केट्स अपनाती हैं, और जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस और मार्केटिंग करने वाली जो बिज़नेस होती है वो बहुत ज़्यादा ये सब अपनाते हैं। तब जाकर कहीं ना कहीं उनका जो प्रोडक्ट्स है वो मार्केट में डेवलप हो पाता है, और साथ ही साथ उनको ये भी दिखता है कि मतलब कि जो मैं प्रोडक्ट दे रहा हूँ क्या इस सीज़न में भी वो कर रहा है कि नहीं, उसके बारे में उनको फीडबैक भी आना शुरू हो जाता है। और अगर अच्छा फीडबैक आता है तो उनको समझ में आ जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है ना ये सिमिलरिटी से मिलती है, तो इसीलिए मुझे इसके साथ भी और भी प्रोडक्ट अटैच करके बेचना चाहिए। तो ये बहुत ही बेहतरीन और बेस्ट टिप्स है। आइडेंटिफाई योर वैल्यू प्रोपोजिशंस। इसका मतलब ये है कि आप अपने प्रोडक्ट की सिमिलरिटी तो देखे हैं, बना भी लिए हैं, और उसको लोगों के सामने उसको कम्युनिकेट किस तरीके से कर रहे हैं, उसकी मार्केटिंग किस तरीके से कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो लोगों को पसंद नहीं आ रही है, आप होर्डिंग लगवा रहे हैं, बैनर्स लगवा रहे हैं और कई सारी एडवर्टाइजिंग करवा रहे हैं, लेकिन उसको लोग पसंद नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ना ये ज़रूरी नहीं है कि आप एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग करा तो आपका प्रोडक्ट बिके। अपने प्रोडक्ट या सर्विस के पीछे ना एक स्टोरी क्रिएट करो, उस स्टोरी के मीडियम से लोगों तक उस चीज़ को पहुँचाओ कि आपका जो प्रोडक्ट है ना वो उनकी लाइफ में क्या बदलाव कर सकता है, वो प्रोडक्ट बनाया क्यों गया और कस्टमर आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा। तो इसलिए स्टोरी टेलिंग, जितनी भी लोग आज भी जितनी भी कंपनियां या फिर बड़े बड़े सुपरमार्केट स्टोरी टेलिंग अपनाते हैं ना, डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि उनका जो प्रोडक्ट है ना वो हाई लेवल पे चला जाता है लो लेवल से। तो इस बात को ध्यान में रखो कि जो प्रोडक्ट आप ऐसे ही नहीं बेच सकते, उसको बैनर्स और एडवर्टाइजिंग में इस तरीके से लाओ जो अदर्स कंपनियाँ नहीं कर रही हैं। तो उनको स्टोरी टेलिंग बनाओ, स्टोरी वाइज बनाओ। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक टॉयज़ है, टॉयज़ की आप मार्केटिंग कर रहे हैं, अब मार्केटिंग में आप बड़े बड़े एडवर्टाइजिंग बड़े बड़े बैनर्स लगवाए हैं तो उन पर कोई ध्यान नहीं देगा। क्यों? क्योंकि टॉयज़ बच्चों के लिए होता है, बूढ़ों या एल्डर्स के लिए नहीं होता है। तो वहाँ पर आप क्या करोगे कि उसके लिए एक स्टोरी क्रिएट करा दोगे, एक ऐसी स्टोरी जो बच्चों को लुभा दे उस चीज़ को खरीदने के लिए। तो वहाँ पर होगा क्या कि आप जब भी ये करोगे ना, तो जब भी बच्चे देखेंगे ना तो उनको उनके जो माइंड और उनके हार्ट में ना एक इमेजिनेशंस आएगा उस स्टोरी के लिहाज से। तो वहाँ पर वो प्रोडक्ट वो ज़रूर से ज़रूर बाई करवाएगा। अब जिससे भी बाई करवाए लेकिन बाई करवाएगा। अक्सर आपने सुपर मार्केट को देखा होगा कि जब भी कोई एंटर करता है सुपरमार्केट में तो हमेशा जो एल्डर्स वाला प्रोडक्ट्स होता है वो दूर रखा होता है, अंदर रखा होता है मार्केट के अंदर। लेकिन जो बॉयज़ और चिल्ड्रन वाला जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा दरवाजे पर रखा होता है। ऐसा क्यों इसीलिए क्योंकि जाते वक्त ना बच्चे उस चीज़ को देखें और ज़िद करें वो चीज़ खरीदने की। तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटी है ना उस चीज़ को दिखाने की कि ये बिकेगा ही बिकेगा। और स्टोरी टेलिंग अगर क्रिएट कर रहे हैं ना तो आपका प्रोडक्ट ना लो लेवल से हाई लेवल तक ज़रूर जा सकता है। तो कम्युनिकेशंस एंड मार्केटिंग किस तरीके से करनी है, एडवर्टाइजिंग किस तरीके से करनी है। ऐसा नहीं है कि आप जल्दबाजी में कोई भी तरीके की एडवर्टाइजिंग, कोई भी तरीके की कम्युनिकेशंस और मार्केटिंग करना चाहें और कर भी दें और उससे कोई फ़र्क ना पड़े, उल्टा आपका एक्सपेंस हो और आपको कोई फ़ायदा भी ना हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आए ही ना। तो स्टोरी टेलिंग ऐसी क्रिएट करो कि आपने जितना लगाया उसका 3 गुना 4 गुना आपके पास आए। अब मार्केटिंग की बात आएगी, ये तो मार्केटिंग के 4 तरीके होते हैं। देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स इन मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के 4, सबसे पहला इमोशनल मार्केटिंग। इमोशनल मार्केटिंग क्या होती है? एक ऐसा प्रोडक्ट जो इंसान देखता है ना बहुत ही इमोशनल हो जाता है, यानी कि सीधा जाकर उसके हार्ट में लगता है वो प्रोडक्ट कि मैं ये बाई तो करूँगा। मतलब वो अगर बाई करता है तो मतलब कि वो जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है ना वो बिल्कुल ही उसके हार्ट से जुड़ जाती है और वो उसके इतना चाहता है कि बस पूछिए मत। तो ये इमोशनल मार्केटिंग होता है और बड़ी बड़ी कंपनियां इसे ज़रूर अपनाती हैं। दूसरा है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होता है? परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्वालिटी बताती है, ड्यूरेबिलिटी बताती है, रिलायबिलिटी बताती है। ये क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट ऐसा आया है जो मार्केट में नया है, अब वो परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है, उसकी क्वालिटी A1 प्लस है, उसकी जो ड्यूरेबिलिटी वो A1 प्लस है, उसकी जो रिलायबिलिटी वो A1 प्लस है। तो वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आपने ट्रेंड में लाया है ना मार्केट करने के लिए, तो वह परफॉर्मेंस करती है। और जब कस्टमर उसे देखता है ना तो ना वो कभी पहले देखा है और ना वो कभी आज तक देखा था। तो इसीलिए उस मार्केटिंग के लिहाज से उस प्रोडक्ट को ना वो ख़रीदने में ज़रूर इन्वॉल्व होगा। तो इस चीज़ को समझो कि मार्केटिंग करने का तरीका बहुत सारा है। उसके बाद आती है हमारी फाइनेंशियल मार्केटिंग। फाइनेंशियल मार्केटिंग का मतलब कि वो कस्टमर जो आपसे डिस्काउंट या ऑफ़र चाहता है।
तो ये भी मार्केटिंग काम करती है और बहुत ज़्यादा काम करती है, क्योंकि आपको पता है कि कोई कस्टमर ये नहीं चाहेगा कि उसको डिस्काउंट ना मिले। ओके, तो डिस्काउंट और ऑफर वाली मार्केटिंग सबसे ज़्यादा चलती है, जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केटिंग। एक होती है रिलेशन मार्केटिंग। रिलेशन मार्केटिंग की एक ऐसी मार्केटिंग होती है जो हमारा लॉयल कस्टमर होता है। लॉयल कस्टमर मतलब कि प्रोडक्ट अभी बना भी नहीं है, मेरे पास आया भी नहीं और एडवांस में पैसा देके चला गया कि आएगा तब लेंगे। तो ये होती है रिलेशन मार्केटिंग, और ये वही कर पाता है जिसके प्रोडक्ट हमेशा के लिए एवं प्लस बने हो, जिसकी प्रोडक्ट पर क्वालिटी हो, दम हो, वो कस्टमर की लाइफ में एक ज़बरदस्त बदलाव लाता हो और वो कस्टमर के ऊपर एकदम ट्रस्ट बिल्ड हो गया हो, तो वो रिलेशन मार्केटिंग। तो ये थी कुछ टिप्स, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने के लिए आपका थैंक यू। आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आया, और नोट ज़रूर से बना लें, क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन सर्विस या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल साबित हो सकती है। ओके, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक्स फॉर